चले तो डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लास में हमने बेसिक मैथमेटिक्स के ऑल पार्ट्स कंप्लीट कर लिया था। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने मॉडुलस फंक्शन कंप्लीट किया था और ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया था ओवरऑल। और आप लोगों को क्वेश्चन कहीं से भी करने के मतलब क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिले तो उसको आप लोग ट्राई करें। ठीक है, क्वेश्चन मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना, आप क्वेश्चन किसी भी स्टडी मटेरियल का किसी भी इंस्टीट्यूट का लें और सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, और जो भी डाउट्स हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। कहीं से भी आप क्वेश्चन करें, किसी भी बुक से, किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से आप कोई भी सभी क्वेश्चन करें और आपको कहीं से भी कोई डाउट हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर हमने व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हूँ। ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से आप उस पर डाउट वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा अब नया चैप्टर स्टार्ट होता है लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम क्या है आप लोगों को इंट्रोडक्शन में अभी दे रहा हूं। तो लॉगरिथम नाम तो आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, लॉगरिथम क्या है। ठीक है ना, तो लॉगरिथम हमारा कुछ नहीं है, आपने ये पढ़ा होगा एक्सपोनेंट। ठीक है ना, एक्सपोनेंट में हमने क्या पढ़ा था, ए रेज़ टू द पावर एम, इस टाइप का फॉर्मेट पढ़ा था। ये हमारा कहलाता था पावर और ये हमारा होता था बेस। ओके, एक्सपोनेंट में तो हमने यही पढ़ा था कि ये ए रेज़ टू द पावर एम के फॉर्मेट में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो एम को हम पावर बोलते हैं और ए को एक बेस बोलते हैं। अगर ए रेज़ टू द पावर एन लिखा हुआ है तो एन को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर, और ए को क्या बोलेंगे हम, बेस। आपने इस टाइप से पढ़ा होगा एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट का ये रिवर्स प्रोसेस हमारा क्या है, लॉगरिथम। जैसे मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है हमारे डिवीजन, एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है हमारा सब्ट्रैक्शन। उसी तरह से अगर एक्सपोनेंट फाइंड करना है हमारा किसी भी नंबर के रेज़ टू द पावर का, हमारा रिवर्स प्रोसेस जो है वो हमारा क्या कहलाता है, लॉगरिथम। ठीक है ना, जैसे देखें ए रेज़ टू द पावर एम मीन्स क्या है हमारा, अगर मान लीजिए कि 2 रेज़ टू द पावर 3 अगर हमको निकालना है तो हमने 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8। अगर हमारा इस टाइप का कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसको सोल्व करने है तो हम लोग अभी तक क्या ट्राई करते थे कि इन दोनों बेस को हम सेम कर दे, यहाँ पे सेम बेस पे ला दे, इसको भी हम सेम बेस पे ला दें। तो अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो इसको 2 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब। ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल है तो ये हमारा क्या है, ट्रू। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको इस टाइप से कोई इक्वेशन दे दे, ठीक है ना, जैसे कि हमारा 2 रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे अभी तक हम ये करते थे कि हमारा जब एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पढ़े थे तो उसमें हम क्या करते थे, ये जो बेस है हमारा और यहाँ पे जो बेस है, इन दोनों बेस को हम क्या करते थे, सेम करते थे। तो इन दोनों बेस को हम सेम करके कैसे निकालते थे, देखें यहाँ पे आप लोगों को याद होगा। ठीक है, याद नहीं होगा तो याद आ जाएगा आप लोग किस तरह से सॉल्व करते थे। तो 2 रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखते थे हम, 2 रेज़ टू द पावर 3। अब ये क्या हो गया, ये बेस और ये बेस दोनों हमारा सेम हो गया। ठीक है, तो फाइनली हम ऐसा लिख सकते थे एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, इसका वैल्यू हम फाइंड आउट इजिली करते थे। ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस टाइप से दिया हुआ है जिसमें बेस सेम हो रहा हो, ठीक है ना, तब तो हम एक्स का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, देखें यहाँ पे अगर आपको कोई इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है 2 रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करें, ये दोनों कभी सेम बेस में आ ही नहीं सकता है। ठीक है ना, कभी भी नहीं आ सकता है सेम बेस में। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर दें। अगर हमारा कोई फंक्शन हमारा इस टाइप से दिया हुआ है 2 रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 10, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखें। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों हमारा बेस सेम कभी भी हो सकता है, कभी भी दोनों का बेस सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका अगर फैक्टर कीजिएगा आप लोग तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 5। ठीक है, और हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है 2 रेज़ टू द पावर एक्स से, इस फॉर्मेट में कभी भी नहीं आ सकता है। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको एक मैथमेटिक्स में नया टर्म डिस्क्राइब करना पड़ा है जिसका नाम है क्या, हमारा लॉगरिथम। ठीक है ना, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। ये हमारा एक्चुअल में क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये रिवर्स प्रोसेस कैसे है, ये देखें। अगर कोई हमारा टर्म दिया हुआ है ए रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना, अगर किसी का पावर हमारा एक्स है
और इसका वैल्यू हमारा y के इक्वल दिया हुआ है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a बेस टू y। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। अगर हमारा कोई इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है आप लोग ये समझे। अगर a के पावर समथिंग हमारा y के इक्वल है, ठीक है, तो पावर हमारे किसके इक्वल होगा, log a। ये तो हमारा बेस ऑलरेडी है, यहाँ पे भी a हमारा बेस है, यहाँ भी a बेस है, और ये y, इसको ऐसा पढ़ते हैं log y बेस टू a, ठीक है। अगर हमारा कोई चीज दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, log ऑफ 3 बेस टू 2, ठीक है, ऐसा पढ़ेंगे log ऑफ 3 बेस टू 2, ठीक है। और इसको क्या पढ़ेंगे हम, log ऑफ y बेस टू a। इसको क्या पढ़ेंगे हम, a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है, ऐसा पढ़ेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे, x इज इक्वल टू log a log y बेस टू a, ठीक है। ये हमारे रिवर्स प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। जैसे पावर अगर हम x a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y लिखते हैं, मतलब किसी का पावर हमारे पास y के इक्वल है, तो log y किसके इक्वल होगा, वो पावर के इक्वल होगा, जो बेस हमारा क्या होगा उसका, वही होगा जो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको सॉल्व करने में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि ये आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन मैं बता देता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। इतना तो आप लोगों ने समझ गया कि ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसका रिवर्स प्रोसेस हमारा क्या है, ये है, ठीक है। x इज इक्वल टू log y बेस टू a, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आपने एक्सपोनेंट में बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ा था। जैसे अगर कोई हमारा लिखा हुआ है a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या लिखते थे, a रेज टू द पावर m प्लस n, या फिर ऐसा लिखते थे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या लिखते थे, a रेज टू द पावर m माइनस n, ठीक है। उसी प्रकार लोगरिथम में भी हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस टाइप का हमारा फॉर्मूला है, और लॉगरिथम हम उसी लिए फाइंड आउट करते हैं। और लॉगरिथम हमारा उसके लिए ही डिफाइन किया गया है जिसका पावर हमको नहीं पता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2 के पावर -1/2, इसको कैसे हम निकालेंगे, नहीं पता है, लेकिन लॉगरिथम के प्रोसेस से इसको हम निकाल सकते हैं। 3 के पावर 5/3, इसको कैसे निकालेंगे हम, सिंपल तरीके से तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने अभी तक एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पढ़ा है। ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3 के पावर 5, यहां से भी हमारा क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा आ जाएगा 5 टाइम्स। इस क्यूब से हम 3 को बाहर निकालते हैं, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3, ये हमारा 3 यहां से बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 9 के इक्वल, ठीक है। और 9 के पावर 1/3 ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के फॉर्मेट जो हमारे एराइज होते हैं, ठीक है, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हमको लॉगरिथम को डिफाइन किया गया है, ठीक है। लॉगरिथम को हम इस तरह से लिखते हैं, x इज इक्वल टू log y बेस टू a, ठीक है। ये हमारा होता है बेस, ठीक है, और ये हमारा होता है वेरिएबल x y z कुछ भी हो सकता है, और ये हमारा होता है log ऑफ दिस, ठीक है। तो देख ले यहाँ पे, ठीक है ना। और भी टर्म होते हैं इसमें, मैं अभी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, किसको क्या चीज से डिनोट करते हैं और क्या है, ठीक है ना। तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई, इसमें लिखने योग्य कोई बात नहीं है, आप लोग कुछ भी नोट इसमें नहीं करें। और अब मैं जो लिखवाने वाला हूँ उसमें नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखें हमारा आगे। अभी तक तो आप लोगों को लॉगरिथम का बेसिक आइडिया लग गया होगा कि लॉगरिथम क्या चीज है। बस एक्सपोनेंट का रिवर्स प्रोसेस है, और अब ये रिवर्स प्रोसेस कैसे है, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोग खुद ब खुद दिख जाएगा। और हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है ये रिवर्स प्रोसेस कैसे है, और नहीं समझे तो यहाँ पे देख ले, एक बार और समझ ले कि क्या है। हमने ये डिफिनेशन लिखा है लॉगरिथम का, इसको आपको नोट डाउन करना होगा, लेकिन पहले समझ ले। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर x टू द बेस a इज द एक्सपोनेंट व्हिच इज रेज्ड टू a, सो वी कैन ऑब्टेन x, ठीक है। आपको इंग्लिश में इतनी लंबी लाइन नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देखें। y इज इक्वल टू log x बेस टू a, इसको ऐसा पढ़ते हैं y इज इक्वल टू log x बेस टू a। फिर से देख लें, इसको ऐसे पढ़ेंगे y इज इक्वल टू log x बेस टू a। इसका मीनिंग क्या है, a पर क्या पावर लगाए कि x आ जाए।
मतलब क्या है कि बेस के, ये जो हमारा बेस लिखा हुआ है नीचे, ये जो बेस है हमारा, इस पे कितना पावर लगाए, ठीक है, कितना पावर दे कि वो हमारा x आ जाए, ठीक है। a पर जो पावर भी देंगे तो x के इक्वल आ जाएगा, उसका वैल्यू हमारा क्या होगा y। इसी को बोलते हैं y इज इक्वल टू लॉग x बेस टू a। इसका मीनिंग यही हुआ कि a पर क्या पावर लगाए कि x आ जाए, और a पर जितना भी पावर लगा रहे हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर देखें कि इसमें कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है log 8 बेस टू 2, इसको क्या करेंगे, log 8 बेस टू 2। अगर यहीं पर हमारा y लिखा हुआ रहता तो हमारे इस फॉर्मेट में आ जाता। अगर y नहीं भी लिखा हुआ है तो इसका हमको वैल्यू पूछ रहा है, इसके इज इक्वल टू कितना होगा। हमने इसके इज इक्वल टू यहाँ पे y मान लिया है, और यहाँ पे इसके इज इक्वल टू हम लिखना चाह रहे हैं कुछ, ठीक है। तो इसके इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, ये देखें। तो हम ये बोले है हमने कि अगर हमारा इस फॉर्मेट में कोई चीज लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि log x बेस टू a। इसका मीनिंग क्या है कि a पर क्या पावर लगाएं कि x आ जाए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पावर बोल सकते हैं। अभी जब log के फॉर्मेट में है तब तक हम इसको पावर बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, log ऑफ x ही बोलते हैं इसको, log ऑफ x बेस टू a ऐसा ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको पावर आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ है log 8 बेस टू 2। इसका मीनिंग हमने क्या बताया है कि 2 पर क्या पावर लगाएं कि 8 आ जाए। तो आप लोग को सिंपल दिख रहा होगा कि 2 के हम 3 अगर पावर लगाते हैं तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो log 8 बेस टू 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। वही अगर हमारे एक्सपोनेंट में रहता 2 के पावर क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 के पावर क्यूब कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। अब वही हमारा लॉगरिथम में क्या कह रहा है कि 8 2 पर क्या पावर लगाएं कि 8 आ जाए। हुआ ना रिवर्स प्रोसेस, समझ में आ रही है बात। जैसे देखें, ये कह रहा है हमारा 2 के पावर क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो 8 होगा। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे कह रहा है कि 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। आखिर ये दोनों रिवर्स प्रोसेस हुआ ना, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो ये दोनों रिवर्स प्रोसेस हुआ कि नहीं। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 के पावर क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा, ठीक है। दोनों का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल प्रोसेस इसको बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, लॉगरिथमिक प्रोसेस है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। तो देखें यहाँ पर, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, log 8 बेस टू 2, इसका वैल्यू क्या होगा, हमारा 3 होगा। इसको क्या करेंगे, log 25 बेस टू 5, 5 के क्या पावर लगाएं कि 25 आ जाएगा। तो सिंपली दिख रहा है कि 2 पावर लगाएंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। और इसको हम पावर के रूप में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, 2 के पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। यहाँ पर इंप्लाइज देके लिख सकते हैं 5 के पावर 2 इज इक्वल टू 25, 5 के पावर 2 इज इक्वल टू 25। मतलब क्या है कि बेस को उठाना है और बेस को यहाँ शिफ्ट कर देना है, इसके इक्वल कर देना है, लॉग को रिमूव कर देना है। कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है और लॉग को रिमूव करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 5 को उठाना है, यहाँ से बेस को उठाना है और इसके पावर ये दे देना है, इसके इक्वल टू में ये। जैसे 5 उठाना है, बेस को इक्वल टू में जो दिया हुआ है उसके पावर लगा दें, और इज इक्वल टू में लॉग के साथ लिखा हुआ है उसको लिख दें, ठीक है। इसी तरह से लॉग हमारा रिमूव होता है, ठीक है। एंटी लॉग इसको बोलते हैं कि एंटी लॉग हमने ले लिया है, इस प्रोसेस को हम एंटी लॉग बोलते हैं। लॉग से हम पावर के फॉर्मेट में लिखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम एंटी लॉग बोलते हैं। यहाँ भी हमने एंटी लॉग लिया तो 2 के पावर क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ हमने एंटी लॉग लिया तो 5 के स्क्वायर हो गया 25। एंटी लॉग का भी प्रोसेस मैं बताऊंगा कि कैसे लेते हैं, ठीक है ना। अभी तो आप लोग बेसिक समझ गए हो कि एंटी लॉग कैसे लेते हैं, बस लॉग के फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसको पावर के फॉर्मेट में लिख दे तो वो हमारा एंटी लॉग हो गया। ये हमारा लॉग के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, उसके इंप्लाइज में पावर के फॉर्मेट में लिख दिया, वो हमारा क्या हो गया, एंटी लॉग हो गया। तो लॉगरिथम आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया हो कि लॉगरिथम कैसे डिफाइन होता है और इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट लॉग कैसे डिफाइन होता है, ठीक। हाँ, तो डियर कैंडिडेट्स, आपने अभी देखा लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, उसके डिफिनेशन हमने बताया अभी।
और ये भी बताया कि एंटी लॉग कैसे लेते हैं, प्लस ये भी बताया कि लॉगरिदम के फॉर्मेट से पावर के फॉर्मेट में और पावर के फॉर्मेट से लॉगरिदम के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। अब देखें हमारा लॉग का कुछ लिमिटेशंस है। पावर का तो हमारे पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी ले लो, ठीक है, पावर हमारा डिफाइन हो जाएगा। पावर अगर निगेटिव में तो उसको 1/, में रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं अपन, ठीक है। लेकिन लॉगरिदम में ऐसा कोई चीज नहीं है, इसके कुछ हमारे लिमिटेशंस है। लॉगरिदम हमारा एक टाइप का क्या है, फंक्शन है। फंक्शन आप लोग मैथमेटिक्स में आगे पढ़ोगे, फंक्शन में होता है एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती है फंक्शन में जो आप लोग पढ़ोगे। और फंक्शन हमारा डिफाइन होता है, हर एक टाइप का फंक्शन हमारा हर एक पॉइंट पे डिफाइन होता है। कोई कोई होता है कि हमारे ऑल भी रियल नंबर्स पे डिफाइन होते हैं, किसी किसी में होता है कि रियल नंबर, निगेटिव नंबर, इमेजिनरी नंबर कुछ भी ले लो उस पे फंक्शन हमारा डिफाइन है। लेकिन हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन है, इसके डिफिनेशन के लिए हमारे पास कुछ लिमिटेशंस है, कुछ दायरे में रहकर ही इसको डिफाइन किया गया है। वो दायरा क्या है ये समझ लें, ठीक है। तो लॉगरिदम हमारा कैसे डिफाइन होता है ये देखें। अगर हमारा इस फॉर्मेट में कोई लिखा हुआ है कोई चीज, ठीक है, तो ये तभी डिफाइन होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये तभी डिफाइन होगा जब हमारे पास क्या होगा, एक्स पॉजिटिव, एक्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब ये वाला हमको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फिर हमारा क्या दूसरा कह रहा है कंडीशन, ए भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0.1, 0.2, 0.00002, 0.00010, इस तरह से कुछ भी रहे फंक्शन, हमारा x होना चाहिए 0 से बड़ा, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के ग्रेटर होना चाहिए। ए भी हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, 0 भी नहीं होगा हमारा, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब 0 भी है, नहीं, इक्वल टू नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है, 0 के इक्वल ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों हमारे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, पहला पॉइंट तो आपको डिफिनेशन चेक करना है कि लॉगरिदम हमारा डिफाइन है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले चेक करना होगा, अगर इस फॉर्मेट में कोई चीज दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको यही चेक करना होगा कि ये हमारा पॉजिटिव है कि नहीं है। ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा में हमारा ये पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन क्या है, हमारा बेस हमारा इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। यानी बेस पे हमारे पास दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या होना चाहिए, ए हमारा पॉजिटिव भी होना चाहिए और ए हमारा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि 0 से लेके 1 तक में कोई भी वैल्यूज ले लें, ठीक है, 0.001, 0.002 वो सब हमारे एक्सेप्टेबल है, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 पे हमारे पास सिर्फ इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा लिख दें, लॉग ऑफ 0.00009 भी लिख दें, ठीक है, ये भी हमारा एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें लॉग ऑफ 1, ठीक है, और यहाँ पर कुछ लिख दें, ठीक है, तो ये हमारा डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग चेक कर लें कि ए हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ए हमारा इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए और एक्स हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारे पास लॉगरिदम फंक्शन डिफाइन होंगे, ठीक है ना। जैसे कि देख लें, आप लोग को एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास ये कह रहा है हमको, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में दे देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, और आपने इसको वैल्यू फाइंड कर लिया, -3 लिख करके फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि देखिए 2 के पावर -3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/8, जो कि हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब क्या है कि हमारे पास -8 आना चाहिए, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, 1/8 आ रहा है, इसीलिए हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि देखें, हमको यहाँ पर अगर आप -3 कर देते हैं, ठीक है, 2 के पावर -3, देखेंगे कि यहाँ निगेटिव है तो यहाँ भी आप लोग निगेटिव लिख देंगे, 2 के पावर -3, ठीक है। मतलब क्या है कि इक्वल टू -3 लिखिएगा तो 2 के पावर -3 हमारा क्या आना चाहिए, -8 के इक्वल आना चाहिए, लेकिन 2 के पावर -3 जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 1/8 के इक्वल आ रहा है, इसीलिए हमारे निगेटिव नंबर के लिए ये हमारा डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो जब डिफाइन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यही पॉइंट कर सकते हो कि ये हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सिंपल आप देख ले कि अगर क्वेश्चन दे देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो चेक करें, ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, क्या ये कंडीशन है, नहीं, ये हमारे पास निगेटिव है, तो यहीं पर हमारा डिस्कार्ड हो गया, तो सीधा लिख देंगे लॉगरिदमिक नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऑप्शन में भी आपका रहेगा नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड को टिक कर देना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले एक्स पॉजिटिव, हाँ एक्स तो पॉजिटिव है हमारे पास,
ए हमारे पास कह रहा है पॉजिटिव, लेकिन ए हमारे पास क्या है यहाँ निगेटिव, लेकिन कंडीशन में हमारा दे रखा है ए हमारा पॉजिटिव होना चाहिए लॉगरिदम को डिफाइन होने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ए निगेटिव है, इसलिए ये भी हमारा डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तीनों ही कंडीशन हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए, एक्स पॉजिटिव भी रहना चाहिए, ए पॉजिटिव भी रहना चाहिए और ए हमारा 1 के इक्वल भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये तो हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, लेकिन ये हमारा क्या है इक्वल टू 1 आ रहा है, और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है, ये हमारा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो ये भी हमारा क्या है नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो लॉगरिदमिक सॉल्व करते समय, ठीक है, आपको याद रखना होगा कि कहाँ पे डिफाइन है और कहाँ पे डिफाइन नहीं है। अगर लॉगरिदमिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उस पे भी आपको इस सब कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले डिफाइनिंग के लिए इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा उसमें। जैसे ऐसा दिया हुआ है, अगर लॉगरिदमिक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ दिया हुआ है x प्लस 3 इज इक्वल ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको इनइक्वालिटी का प्रोसेस तो बताऊंगा कि सॉल्व कैसे किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट आपको उस समय में इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको ग्रेटर देन 0 करना है, फिर इसको ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 करना है। इसके लिए x की क्या क्या वैल्यू जा रही है उसको पहले नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, उसके जो आंसर आएंगे और उसके जो आंसर आएंगे दोनों को हमको साथ में क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं ये डिफिनेशन बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको चेक कर लें कि लॉगरिदम हमारा उस पॉइंट पे डिफाइन है कि नहीं है। अगर डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो आपको आगे प्रोसीड नहीं करना है। ठीक है ना, वहीं पर लिख दीजिए नॉट डिफाइन। ठीक है ना, और कहीं पर आपको क्राइटेरिया आ जाए, ठीक है, इक्वेशन आ जाए, तो वहां पर आप लोग कंडीशन बना के सॉल्व कर दें। ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, आगे तो सारी चीज पढ़ाऊंगा मैं, इक्वेशन इनइक्वालिटी हर तरह की चीज पढ़ाऊंगा। पहले आप लोग बेसिक समझ लें कि कहाँ पे डिफाइन है और कहाँ पे डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लें, ये 3 एग्जाम्पल लिख लें और नोट करके लिख लें कि इस तरह से रहेगा तो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है ना, इनको नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं हम आगे। चलिए, तो डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा लॉगरिदम का। ठीक है ना, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज हमारा क्या होता है, वही आप लोगों ने जो एक्सपोनेंट में पढ़ा था, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, डिवीजन रूल, जो भी कुछ पढ़ा था। ठीक है, लॉगरिदम में भी हमारा उस टाइप से रूल्स हैं। ठीक है, आप एक्सपोनेंट के रिलेशन लेकर के आप लोगों को समझ में आ जाएगा टोटल चीज, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही रिवर्स प्रोसेस हमारा लॉगरिदम है। ठीक है ना, अगर हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था ऐसा, a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता था, a रेज़ टू द पावर m प्लस n। यही चीज हमारा लॉगरिदम में क्या बन जाता है, ये बन जाता है। देख लें, लॉगरिदम m इंटू n बेस टू a, m इंटू n के फॉर्मेट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो m और n को दोनों को सेपरेट करके दोनों का हम एडिशन कर सकते हैं। बेस हमारा सेम होना चाहिए। लॉग a, यहाँ पर तो एक ही बेस है, m इंटू n लिखा हुआ है, तो उसको हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। लॉग m बेस टू a प्लस लॉग n बेस टू a। लॉग mn बेस टू a को हम लॉग m बेस टू a प्लस लॉग n बेस टू a लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ दूसरा फॉर्मूला देखें, ये फॉर्मूला मान करके चले, ये हमारा हर जगह पे लॉगरिदम में इस्तेमाल में आने वाला है। ठीक, तो देखें यहाँ पे ये फॉर्मूला तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन सबको आप लोग फॉर्मूला मान के ही चले, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज आपके ही क्वेश्चन में इस्तेमाल में आने वाली है। इन सब प्रॉपर्टीज के बेस पे ही आपका लॉगरिदम का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो ये देख लें, सबसे पहला प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखें, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल के नाम से जाना जाता है। ये हमारा डिवीजन रूल है। लॉग m बाई n बेस टू a, लॉग m बाई n बेस टू a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग m बेस टू a माइनस लॉग n बेस टू a। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा तो आप उसको इस टाइप के फॉर्मेट में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हो, क्योंकि अगर दोनों का बेस अगर सेम है और दोनों निगेटिव में लिखा हुआ है तो लॉग m बाई n बेस टू a इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ वाला नंबर उठा ले, यहाँ वाला नंबर उठा ले, दोनों को डिवाइड कर दें और लॉग में लिख दें बेस टू a। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, जितने भी प्रॉपर्टी है हमारा सेम बेस के लिए है, डिफरेंट बेस के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर बेस सेम है तभी हम लॉगरिदम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी देखें, बेस सेम है,
यहाँ भी हमारा क्या है, बेस सेम है। हर जगह पे देखें, हर एक प्रॉपर्टी में आपको बेस सेम मिलेगा। तो दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे प्रॉपर्टी में देखें, तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा log m बेस टू ए। इसको देखिए कैसे पढ़ते हैं, m रेस टू द पावर अल्फा, ठीक है ना, ये इसको क्या पढ़ेंगे, m रेस टू द पावर अल्फा। इसके पावर कुछ है, उसका log लिया हुआ है। जैसे ऐसा है 2 के पावर 3, इसको log लिया गया है 10 बेस पे, इसको ऐसा पढ़ सकते हैं। 2 के पावर 3 का log लिया गया है 10 बेस पे, इसको क्या पढ़ सकते हैं, m रेस टू द पावर अल्फा का log लिया गया है a बेस पे, m रेस टू द पावर अल्फा का log लिया गया है a बेस पे, इसको ऐसा पढ़ सकते हैं। फिर से समझे, m रेस टू द पावर अल्फा का log लिया गया है a बेस पे, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। इस अल्फा को हम बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इस अल्फा को शिफ्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। तो इस अल्फा को हमने यहाँ से उठा करके क्या, अल्फा तो हमारे यहाँ लिखा हुआ था, इसमें देख लें, a रेस टू द पावर m रेस टू द पावर अल्फा ऐसा लिखा हुआ था, m रेस टू द पावर अल्फा टू बेस a ऐसा लिखा हुआ था। इसको अल्फा को उठा करके हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इस प्रॉपर्टी में, ठीक है। बस यही करना है। अगर इस तरह का फॉर्मेट कहीं पे दिखे तो यहाँ से जो पावर रहेगा उसको उठा के इधर कर दीजिए, फिर ये सिंपल लॉग बन जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है ना, और उस पर क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन आपका इसी सब प्रॉपर्टीज पे सॉल्व होने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, यहाँ पे क्या कर रहा है, अल्फा हमारे पास बीच में आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो m के पावर अल्फा था, यहाँ a के पावर अल्फा दिया हुआ है, डिफरेंस को समझिए, ठीक है। यहाँ पर m के पावर अल्फा दिया हुआ था और यहाँ हमारा a के पावर अल्फा दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, log अल्फा बेस टू a, ठीक है, अल्फा रेस टू द पावर m, ठीक है, ऐसा भी पढ़ सकते हैं इसको। या फिर अगर m को बाहर निकालना है यहाँ से, तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखें दोनों सेम चीज है। देखें यहाँ पे, अगर m को यहाँ से बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, log a रेस टू द पावर अल्फा 1/m लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके बाहर निकाल सकते हैं। अगर हमको ये वाला बाहर निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ बाहर निकाल देंगे, अगर ये बाहर निकालना है तो 1/m लिखेंगे। बस यही है सिस्टम, ठीक है। तो इसको दो प्रॉपर्टी में हमने डिस्क्राइब कर दिया। एक प्रॉपर्टी हमारा ये हुआ, ये भी हमारा इसी टाइप से लिखा हुआ है, अल्फा हमारा यहाँ आ गया, एम हमारा यहाँ आ गया। तो यहाँ पर क्या है, बेस के पावर लिखा हुआ है, चाहे ऐसा भी पढ़ सकते हैं, log m बेस टू a रेस टू द पावर अल्फा पढ़ सकते हैं इसको, या फिर ऐसा पढ़ सकते हैं log अल्फा रेस टू द पावर m बेस टू a, ऐसा भी पढ़ सकते हैं इसको। दोनों हमारा क्या है, सेम चीज है। यहाँ से 1/अल्फा को हमने क्या किया है, बाहर कर दिया है, ठीक है। 1/अल्फा को सेपरेट करने के बाद हमारे पास क्या लिखे हैं, log m बेस टू a, उधर नहीं ध्यान दें। तो log m, यहाँ पे हमने क्या किया, 1/अल्फा को बाहर ले लिया। अल्फा यहाँ था, इसको हमको बाहर लेने की जरूरत पड़ी, तो 1/अल्फा को हमने बाहर ले लिया, log m बेस टू a, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब 5वां प्रॉपर्टी क्या कहता है, हमने तो अलग अलग करके देख लिया, ठीक है। यहाँ पे अल्फा रहेगा तो अल्फा को डायरेक्ट बाहर ले लेना है, यहाँ पे अल्फा रहेगा तो 1/अल्फा करके बाहर ले लेना है। और यहाँ पे अगर इस टाइप से रहेगा, देख लें, ये हमारा जो प्रॉपर्टी है इसको देख लें, अल्फा हमारा यहाँ है और बीटा हमारा यहाँ है, मतलब हमारा बेस के भी कुछ पावर है और लॉग का जो नंबर है उसके भी कुछ पावर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लें, log m बेस टू a रेस टू द पावर बीटा ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा पढ़ सकते हैं log m रेस टू द पावर अल्फा, log m रेस टू द पावर अल्फा बेस टू a रेस टू द पावर बीटा। मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है, log a रेस टू द पावर बीटा, ये हमारा बेस हो गया, इसके पावर क्या है, m रेस टू द पावर अल्फा, ये हो गया। मतलब log m रेस टू द पावर अल्फा बेस टू log a रेस टू द पावर बीटा, ऐसा लिखा हुआ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो अल्फा और बीटा दोनों को हमको सेपरेट करके बाहर करना पड़ेगा। तो अल्फा को तो डायरेक्ट यहां से बाहर कर लिया, ठीक है, यहां से बाहर कर लिया तो क्या हो गया, अल्फा log a रेस टू द पावर बीटा, ये हो गया हमारा m, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला में, ये वाला फॉर्मूला में क्या बोल रहा था कि यहाँ पे अगर रहेगा तो 1/, करके बाहर करना है। तो इसको फिर दूसरा स्टेप में क्या किया, बीटा को बाहर किया, तो बीटा को बाहर किया तो अल्फा इंटू 1/ बीटा हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, log a रेस टू द पावर m, ठीक है, इस तरह से बाहर हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बन गया, अल्फा बाई बीटा log
ए रेस्ट टू द पावर एम। ठीक है, बस यही लिखा हुआ है, अल्फा बाई बीटा लॉग ए एम बेस टू ए। ठीक है, इस तरह से इतनी सारी प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो बस यही दोनों प्रॉपर्टीज को मिक्स करके ये प्रॉपर्टीज बनाया गया है, इसके बेस पे ये प्रॉपर्टीज बनाया गया है। ठीक है ना, और ये हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन का है, ये हमारा एक्सपोनेंट का है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी को आपको बहुत बढ़िया से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये हमारा हर जगह पे इस्तेमाल में आता रहेगा, बहुत जगह पे। और याद तो आपको ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इजीली रहेगा। ठीक है ना, लेकिन ये प्रॉपर्टी आप लोग भूल जाइएगा, ये प्रॉपर्टी भूल जाइएगा, ये प्रॉपर्टी भूल जाइएगा, और ये आपको याद रहेगा। ठीक है ना, तो ये तीनों आपको मेमोराइज करके रखना है, क्योंकि ये तीनों पर मैंने इसलिए स्टार लगा दिया है क्योंकि ये तीनों हमेशा यूज होते रहते हैं, और ये दोनों तो आपको मेमोराइज रहेगा ही ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आसान है, आपको जुबानी याद रहेगा। लेकिन ये तीनों जो प्रॉपर्टी है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय भूल भी सकते हो। ठीक है ना, भूल ही जाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बहुत सारे हैं तो भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो इतनी प्रॉपर्टी को आपको याद करके रखना है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लें, इसको बार बार रिवाइज करते रहें, इतना नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। चलिए तो देखें हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या कह रहा है। अभी तक जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा वो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, बेस और लॉग दोनों हमारा सेम है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। 1 क्यों होता है ये देखें, इसका मीनिंग क्या होता है हमने आपको पहले ही बताया था। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मीनिंग होता है b इज इक्वल टू ए रेस्ट टू द पावर y। ठीक है, और अगर हम लिखेंगे ऐसा log a रेस्ट टू द पावर log a बेस टू a, ठीक है, इज इक्वल टू हम कुछ भी लिखें, ठीक है ना, मान लीजिए y ही लिख देते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा a रेस्ट टू द पावर y इज इक्वल टू a। ठीक है, तो y के a के क्या पावर लगाए, ठीक है, कि a ही आ जाए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या था हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये जो लिखा हुआ है इस टाइप से फॉर्मेट, तो हमारा बेस के क्या पावर लगाया जाए कि ये हमारा आ जाए, तो a की क्या पावर लगाए कि बस वापस से a आ जाए, तो a के 1 पावर लगाएंगे तभी हमारा a आएगा। ठीक है ना, इसी वजह से इसका वैल्यू क्या है हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ इतना नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। शुरू में हमने डिफिनेशन लगाया था कि इसका मीनिंग क्या होता है log a बेस टू a का मतलब a की क्या पावर लगाए कि बेस की क्या पावर लगाए कि ये वाला ऊपर वाला नंबर आ जाए, बेस की क्या पावर लगाए कि ये नंबर आ जाए, a की क्या पावर लगाए कि वापस से a आ जाए, तो ये हमारा 1, a के पावर 1 इज इक्वल टू a। ठीक है, इसलिए हमारा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि दोनों अगर हमारा सेम रहे तो डायरेक्ट इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप लोगों के दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करेगा, ठीक है, कि हमने लॉग पे कंडीशन लगाया था। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, लॉग पे हमने कंडीशन लगाया था कि इस तरह से अगर कोई चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हमारे पास ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ये इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। एक्स पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए इज नॉट इक्वल टू 1, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हमारा लॉगरिथमिक डिफाइन होगा। अगर आपको यहाँ पर 1 दिख रहा होगा, ठीक है, तो हमने किसको बोला है कि 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए, ए हमारा 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए, बेस हमारा क्या होना चाहिए 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा बेस तो 1 की इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है एक्स है, एक्स हमारा क्या है, इस पे एक ही कंडीशन है कि हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, इस पर ये कंडीशन थोड़ी है कि 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 1 की इक्वल हो सकता है, लेकिन ये हमारा 1 की इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। क्यों 0 आएगा भाई, इसका भी देख लें, सिंपल सी बात है, लॉगरिथम का मीनिंग क्या होता है वहीं से आ गया है, इसका भी चीज, इसका भी वैल्यू हमारा वहीं से आ गया है। कैसे आ गया है ये देखें, a की क्या पावर लगाए कि हमारे पास 1 आ जाए, a के 0 पावर लगाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और कोई पावर लगा के देख ले 1 आ ही नहीं सकता है। a की क्या पावर लगाए कि हमारे पास 1 आ जाए, a के हम क्या पावर लगाएंगे 0 लगाएंगे, ठीक है, तभी हमारे पास 1 आ सकता है, और कोई पावर लगाएंगे तो 1 आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारा log 1 बेस टू a का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। इस तरह से कहीं भी देखें डायरेक्ट इसको 0 पुट कर दें। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें, अब ये यहाँ से आता है हमारा इस पे हेडिंग, ये तो हमारा वही सब प्रॉपर्टीज था जो हमने पढ़ाया था, और एक प्रॉपर्टी के अंदर में एक और प्रॉपर्टी लगा दें बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी के नाम से। इन चारों को मैंने इसलिए सेपरेट रखा है
क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, इसको आप लोग सेपरेटली लिख ले, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, और ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस पे आप लोग कंसंट्रेट करें। ठीक है, अगर हमको इन दोनों को इंटरचेंज करना होगा, जैसे देखें, अगर मान लिया जाए कि इसको यहां पे लाना है और इसको यहां पे ले जाना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1/, में लिखना पड़ेगा। 1/, में हम इन दोनों को एक्सचेंज आपस में कर सकते हैं। मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 1/, ये log b/a का वैल्यू क्या होगा, 1/log a/b। ठीक है, ये हमारा बेस में आ जाएगा और ये हमारा पावर में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो 1/, में लिख करके इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, बेस को यहां ले जाना है और पावर को यहां लाना है तो 1/, में लिख के ले जा सकते हैं। यहां पे देखें, ये सब एक रूल है। ठीक है, इन सबको वेरीफाई करने लग गए तब तो हमारे पास सदियों बीत जाएगी। ठीक है, आप लोग याद ही कर लो इन सब चीजों को। ठीक है, और अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई वेरीफाई करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इन सबको भी डिस्क्राइब कर देंगे कि कैसे आया है। ठीक है, या फिर आप लोग एग्जाम्पल लेके खुद चेक कर लो, सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम्पल लेके देख लो, सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये हमारा log b/a लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, -of log b/c डिवाइडेड बाई log a/c। ठीक है, कोई तीसरा बेस का log लेकर के हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देख लें यहाँ पे, यहाँ पर हमारा निगेटिव साइन नहीं है। ठीक है ना, इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देखें, हमारे पास log c/b log c/a अगर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अगर डिवाइड में लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखें, ऐसे समझो इसको। अगर हमारे पास डिवाइड में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कैसे लिख सकते हैं, ये देखें, हम यहां से यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, RHS से LHS पे। देखो, log c/b डिवाइडेड बाई log c/a। ठीक है, ये डिवीजन में जब रहता है, ठीक है, तो उसका हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था। क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था, ये देखें, log c, ये क्या था हमारा, b/a, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, जब ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो फिर आपको यहाँ पे, हाँ, तो डियर कैंडिडेट्स देखें, यहाँ पे हम यहाँ से कुछ गलत ट्रैक पे अभी चले गए थे। हमने ये प्रॉपर्टी समझा दिया था, ये प्रॉपर्टी को समझिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हमारा कोई log के टर्म में दिया हुआ है, log b/a दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log b/c डिवाइडेड बाई log a/c। अगर हमारे पास कोई नया बेस इंट्रोड्यूस करना हो, उस केस में हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। या फिर अगर हमारा इस तरह से लिखा हुआ है तो उसको डायरेक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये स्टार लगाने, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है ना, और ये प्रॉपर्टी की आवश्यकता आपको पड़ सकता है, कहीं भी पड़ सकता है, जेईई में सवाल भी पूछे जा सकते हैं इनके बेस्ड पे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है हमारा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको आप लोग ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको आप लोग एग्जांपल लेके ही देख लें कोई। ठीक है, log 2/3 3/4 ऐसा कुछ करके देख लें और दोनों को कैलकुलेट करके देख लें LHS के बराबर RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेटिस्फैक्ट्री हमेशा यहाँ ट्रू ही आएगा। ठीक है, ये हमारा एक प्रॉपर्टी है log का। ठीक है ना, कि अगर कोई नया बेस इंट्रोड्यूस करना है तो हम इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे log b/a लिखा हुआ है और कोई नया बेस हमको c चाहिए, तो log b/c डिवाइडेड बाई log a/c लिख सकते हैं। या फिर दोनों जगह आप लोग बेस सेम देखें तो बेस को गायब करके आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी हमारा इस जगह काम में आता है। अब यहाँ देखिए, ये प्रॉपर्टी हमारा क्या कह रहा है, a⁻⁴। ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़ा था log के पावर कुछ भी जा रहा था। अब हमारा क्या है, कोई नंबर दिया हुआ है, उसके पावर में log में कुछ लिखा हुआ है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखें। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ वाला टर्म और यहाँ वाला टर्म, ये दोनों अगर सेम है, ठीक है ना, तो इसको डायरेक्ट इक्वल टू b लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है,
एक और चीज का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू, ठीक है, इसका भी वैल्यू हमारे पास 1 होता है। और इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर log a, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिख दे, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि a को हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे देखें अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं 1 रेज टू द पावर a, ठीक है, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी लिखेंगे तो हमारा a ही आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। या फिर ऐसा लिख सकते हैं a रेज टू द पावर 1, ठीक है, और 1 लिखेंगे तो ये हमारा 1 इधर आ सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना, तो a को हम यहाँ भी ऐसा करके लिख सकते हैं, a log a, यहाँ पर कुछ भी दे देगा, c b d कुछ भी दे देगा, ठीक है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू हमारे पास 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस फॉर्मेट में अगर कोई लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका भी वैल्यू हमारे पास 1 होता है, और इसका भी वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। दोनों का देख लें, इसका भी वैल्यू हमारे पास 1 होगा और इसका भी वैल्यू हमारे पास 1 होगा, ठीक है ना। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अगला टर्म हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। आपको वेरिफिकेशन नहीं, मतलब कि आप लोग को डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये सब प्रॉपर्टी कैसे ट्रू है, इसको वेरीफाई कीजिए, उतना डीप में आप लोगों को जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन प्रॉपर्टी का सिर्फ यूज करना आना चाहिए कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो ये सब प्रॉपर्टी तो हमारा एक हथियार है जिसको कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इस्तेमाल में लाना है, ठीक है। अब कैसे इस्तेमाल में लाते हैं आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उस समय आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। बस खाली इस्तेमाल में लाना चाहिए, ठीक है। इन सब कहाँ से आया, कैसे आया, साइंटिस्ट ने कैसे लाया, इन सब चीजों को, इनसे कोई आप लोगों को लेना देना नहीं है, बस इनका यूज करना आना चाहिए, बस उतना ही काफी है। अब ये देखें, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी देखें, ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, a रेज टू द पावर log c बेस टू b, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं और इसको आप लोग यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं इजिली, ठीक है। यही हमने किया है, देखिए c को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है और a को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो अगर यहाँ पे सेम चीज रहता तो फिर इसका वैल्यू 1 हो जाता, जैसे ऐसा रहता a log a रेज टू द c इज इक्वल टू क्या होगा, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हम 1 लिखते हैं, इज इक्वल टू c लिख देते हैं, बात खत्म, ठीक है। और यही हमारा अगर दूसरा चीज लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा चीज लिखा हुआ है ऐसा a log b बेस टू c, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास c log b बेस टू a, ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है ना। तो इस तरह से इन सारे प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना होगा। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब आप लोग इसको जल्दी भूल जाओगे, ठीक है। इन सारे प्रॉपर्टी का आपको इस्तेमाल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और कैसे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है मैं एग्जांपल लेकर के बताऊंगा अगले क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल के साथ। तब तक आप लोग को यही मैं कहूंगा होमवर्क में कि प्रॉपर्टी को आप लोग बिल्कुल बेटर तरीके से ध्यान में रखें, ठीक है। ध्यान में रखिए, मेमोराइज कीजिए कल तक, ठीक है। फिर अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूं एग्जाम्पल के साथ में। ओके, तब तक के लिए बाय।